हेलो। हाँ। क्या? अगले वीक से एग्जाम? अरे हर बार जो करता हूँ वही करूंगा। मैं रैपिड रिवीजन सीरीज और वन शॉट सीरीज देख के चले जाऊंगा। एनसीईआरटी कौन पढ़ता है यार? हो गया मेरा सिलेबस खत्म। अब कल जाके अच्छे से एग्जाम लिखूंगा और मैं करूंगा टॉप। आ गया पेपर। कहाँ से आ गया? मैंने तो सब पढ़ा था, लेकिन अब ऐसा क्यों? क्या तुमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था? नहीं। क्या तुमने नोट्स बनाया था? नहीं। क्या तुमने एनसीईआरटी पढ़ा था? अरे नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तुम अंगूठा चूसो बच्चों। अगर आप भी ऐसे एग्जाम में अंगूठा नहीं चूसना चाहते तो आपके लिए आ गया है ऑल इन वन एग्जाम रेडी सीरीज, जहां पर हम थ्योरी पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप एग्जाम में कम से कम शब्दों में बेहतरीन आंसर लिख कर आए और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। आज हम करेंगे क्लास 12 कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। सिक्योरिटी क्या है? अगर एकदम बेसिक लेवल पे कहे तो सिक्योरिटी मतलब किसी भी थ्रेट से फ्रीडम। सिक्योरिटी मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम डेंजरस थ्रेट जो कि हमारी कोर वैल्यूज को खतरे में डाल दे और वो उसको कुछ इस तरह डैमेज करे कि उसको हम वापस रिपेयर ना कर सके। ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? यहाँ पर हम मिलिट्री थ्रेट की बात करते हैं, वो मिलिट्री एक्शन जो हमारे कोर वैल्यूज को डैमेज कर सके। वो कोर वैल्यूज क्या है? सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर ये तीनों में से कोई भी कोर वैल्यूज डैमेज हो तो उसको हम ट्रेडिशनल थ्रेट मानते हैं। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के टाइप्स क्या है? इसके दो टाइप्स है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। किसी भी थ्रेट भरे सिचुएशन में एक गवर्नमेंट के पास कौन से ऑप्शंस होते हैं? अगर कभी भी वॉर का थ्रेट आ जाए तो किसी भी गवर्नमेंट के पास बेसिकली तीन चॉइसेस होते हैं। सबसे पहला सरेंडर कर लेना, दूसरा उस वॉर को होने से पहले ही रोक लेना, और तीसरा खुद को डिफेंड करना, और डिफेंड करने के साथ साथ जिस कंट्री ने अटैक किया है उसके ऊपर पलटवार करना। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के क्या क्या कंपोनेंट्स? इसके बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं। पहला डिटरेंस, दूसरा डिफेंस, तीसरा बैलेंस ऑफ पावर, चौथा अलायंस बिल्डिंग। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? अब पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े छोटे कंट्रीज हैं। अब अगर किसी कंट्री के नेबरिंग कंट्री के पास बहुत ज्यादा पावर हुआ तो आज वो शायद हमला ना करे, लेकिन कल को अगर कोई डिस्प्यूट हुआ दोनों कंट्रीज के बीच तो इसका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्री जो पावरफुल है वो कमजोर कंट्री के ऊपर अटैक करते। इसीलिए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पावर के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा अपने फेवर में रख सके। इसी के चलते हम देखते हैं कि हमारी इंडिया आजकल बहुत ज्यादा डिफेंस के पीछे एक्सपेंडिचर कर रही है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी वो बहुत ज्यादा एडवांस होने की कोशिश करते हैं। अलायंस बिल्डिंग क्या है? अलायंस बिल्डिंग मतलब जो कमजोर देश होते हैं जिनके पास मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे देश मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं या फिर किसी बड़े पावरफुल कंट्री के साथ समझौता करके उसके साथ ग्रुप में रहते हैं, ताकि अगर कल को कोई पावरफुल कंट्री उनके ऊपर अटैक कर दे तो जिस कंट्री के ग्रुप के वो मेंबर हैं वो उनको सपोर्ट करे। अब ये अलायंस बिल्डिंग टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपने फेवर में चेंज करती रहती है। अब ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी में ज्यादातर थ्रेट्स बाहर से ही क्यों आते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप कंट्रीज के अंदर देखें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी का काम करती है। मतलब कि अगर कंट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ या फिर कोई थ्रेट हुआ तो सेंट्रल अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस थ्रेट को टैकल करती है। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हम ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं देख पाते जो कि कंट्रीज के बीच में होने वाले डिस्प्यूट को टैकल कर सके। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस तो फिर किस काम में आता है? यूनाइटेड नेशंस हालांकि एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म की तरह हेल्प करती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो डिसीजंस देती है कंट्रीज अगर चाहे तो उनको ना भी मान सकती है। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर अगर एक कंट्री के अंदर ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया तो वहाँ के लोग या फिर कंट्री के अंदर में उस ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया? अब ट्रेडिशनली देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएस और सोवियत यूनियन के अंदर आने वाले स्टेट्स के बीच में या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोऑपरेशन था, तो उन्हें ये चीज पता था कि कुछ भी हो जाए कोई भी थ्रेट कंट्री के अंदर से नहीं आएगी, बल्कि अगर कोई भी थ्रेट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वो थ्रेट बाहर से ही आ सकता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोई ऐसा ग्रुप या कम्युनिटी नहीं था जो कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सके। इसलिए कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो इंटरनल सिक्योरिटी से ज्यादा एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे। अब ये पावरफुल कंट्रीज किस तरह का थ्रेट फेस कर रहे थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर, जहां पर एक तरफ था यूएसए का वेस्टर्न अलायंस और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट अलायंस। तो दोनों को इस बात का डर था कि वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकती है। वहीं पे दूसरी ओर जो यूरोपियन पावर से उनको ये डर था कि जो कॉलोनीज उन लोग रूल कर रहे हैं वो अब इंडिपेंडेंस चाहती है और वहां पर बहुत ज्यादा दंगे उन्हें फेस करने को मिल सकते हैं, जैसे कि वियतनाम में फ्रेंच लड़ रहे थे और केनिया में ब्रिटिश लड़ रहे थे। अब लेट 1940s के बाद अब जिन कॉलोनीज को फ्रीडम मिल चुका था वो अब किसी ना किसी कोल्ड वॉर अलायंस का पार्ट बन चुके थे। तो अब उन्हें ये डर था कि अब वो जिस अलायंस का पार्ट बने हैं कहीं ऐसा ना हो उसके चलते उनको ऑपोजिशन अलायंस का थ्रेट फेस करने को मिले। अब जो कोल्ड वॉर है वो दुनिया के
2/3 वॉर्स का मेजर रीजन है। क्योंकि जैसे कि यूरोपियन कॉलोनीज को डर था कि उनको अपने कॉलोनीज में वायलेंस देखने को मिल सकता है, वैसे ही कॉलोनीज को डर था कि उन्हें जो रूल कर रहे हैं वो वापस से कहीं इंडिपेंडेंस के बाद उनके ऊपर हमला ना कर, इसीलिए उन्हें हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ रहा है। अब एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो यूरोप के कंट्रीज के फेस किए गए चैलेंज से कैसे अलग? अब ये प्राइमरीली दो तरीके से अलग। पहला, जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ रहे थे उन्हें इस बात का डर था कि उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहीं उनके ऊपर हमला ना कर, और दूसरा, कंट्रीज को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कंट्री के अंदर से कोई ग्रुप या फिर कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर अंदर से थ्रेड बन जाए। मतलब कि जैसे अगर इंडिया की बात करें तो आपने खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में सुना होगा। मतलब कि कुछ ग्रुप्स ये चाहते हैं कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, इसलिए वो कुछ भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों को भड़का कर गवर्नमेंट को पलटना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ इन इंटरनल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो नेबर्स हमारी कंट्री का बुरा चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऐसे थ्रेट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अब कोऑपरेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, अब कोऑपरेशन क्यों जरूरी है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हर बार जरूरी नहीं कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके लिए लड़ाई करना हो, क्योंकि लड़ाई करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कंट्रीज कोशिश करते हैं कि वो कोऑपरेशन या फिर बातचीत के जरिए चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सके। अब कोऑपरेशन में पहला है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब एक कंट्री के पास अगर कोई भी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हो जो कि कल को वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन सकती है, वो उसको छोड़ दे या फिर वो उसको यूज ना करे। और उसी का बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन के रूप में। दूसरा है आर्म्स कंट्रोल। इस आर्म्स कंट्रोल के जरिए ये कोशिश किया जाता है जो कंट्रीज या फिर जिन कंट्रीज के पास ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, मतलब कि वो बिना परमिशन के उनको नहीं चला सकते या फिर वो उनको चला ही नहीं सकते। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनमें से ही एक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1967 से पहले जिन जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स था वो उनको रख सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज के पास नहीं था वो इन फ्यूचर ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब ये है कि कंट्रीज कोशिश करेंगे कि उनका किसी दूसरे कंट्री के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ये कोशिश करेगा कि उसके आसपास जो कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, उनके साथ वो कुछ इस तरीके से बातचीत या फिर कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखेगा और उनको बताएगा कि मैंने अपने बॉर्डर्स में कोई वेपन्स तैनात नहीं किए जिनसे आपके नेशन को खतरा हो सके। एक कंट्री कोशिश करती है कि वो अपने दुश्मन देश के साथ कम्युनिकेट करके ये बताए कि उसके पास कितने कितने वेपन्स है या फिर कौन कौन से वेपन कहाँ कहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कल को ऐसा ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उसका दुश्मन कंट्री इसी गलतफहमी के चलते उसके ऊपर हमला ना करे। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या है? ट्रेडिशनल नोशंस में हमने मिलिट्री के बारे में पढ़ा। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशंस में मिलिट्री के अलावा बाकी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक कंट्री के लिए थ्रेट बन सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम एक कंट्री के सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पे दूसरी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम कंट्री के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब एक कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनके प्रोटेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एक कंट्री के खुद के प्रोटेक्शन से पहले। मतलब कि हम ज्यादा टाइम में ये देख सकते हैं कि बाहर से कोई कंट्री अगर हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करे तो हम बच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम इस इफेक्ट को कम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वेपन से हम दूसरे कंट्री को डिफेंड कर सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को बचा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर रहने वाले जो लोग हैं जो वॉर्स के चलते अफेक्टेड होते हैं उनके सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना ही ह्यूमन सिक्योरिटी कहलाता है। ह्यूमन सिक्योरिटी सिर्फ वॉर से ही अफेक्टेड नहीं होता बल्कि किसी नेचुरल डिजास्टर या फिर पेंडेमिक से भी अफेक्टेड हो सकता है। अब ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब कि इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया है। इसके दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला नैरो कॉन्सेप्ट। अगर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद के शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं कम्युनिटी और इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन किसी भी इंटरनल थ्रेट या फिर वायलेंस। वहीं पे दूसरा, अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर हम इसमें बात करते हैं कि एक कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो वॉर के अलावा और किस किस चीजों से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हंगर, डिजीज या फिर नेचुरल डिजास्टर। तो फिर इन सब प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाएगा वो ब्रॉड कंसेप्ट में पढ़ा जाता है। तो फिर ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया कब इमर्ज हुआ? 1990s में, जब ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, हेल्थ पेंडेमिक जैसे एड्स या फिर बर्ड फ्लू अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो कंट्रीज ने ये देखा कि वो अकेले इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। तब जाकर ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया इमर्ज हुआ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो सी लेवल राइज हो रहा है उसके कारण बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड जैसे कंट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है और ये प्रॉब्लम्स वो अकेले टैकल नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स क्या है? सबसे पहला है टेररिज्म। अब टेररिज्म के अंदर अगर किसी ग्रुप को, मतलब कि टेररिस्ट ग्रुप को किसी भी कंट्री के अंदर होने वाले चेंजेस पसंद ना आए तो उन चेंजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर अपने फेवर में लाने के लिए वो वहाँ के सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब कि आम जनता पर अटैक करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, जिसके चलते वहाँ का जो गवर्नमेंट या फिर जो गवर्निंग बॉडी है वो टेररिस्ट ग्रुप के डिसीजंस को मान लेती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेन हाईजैकिंग या फिर सुसाइड बॉम्बिंग। दूसरा है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अंदर तीन टाइप्स: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अब यहाँ पे राइट्स की बात इसलिए की गई है क्योंकि अगर कहीं पे वॉर जैसा सिचुएशन आ जाए या फिर कहीं पे टेररिज्म बढ़ जाए तो वहाँ पे रहने वाले जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ असेंबली या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलता। उसी के साथ साथ और ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो वायलेट होते हैं। तीसरा है ग्लोबल पॉवर्टी। अब ग्लोबल पॉवर्टी के चलते
जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ के कंट्रीज या फिर जो पुअर कंट्रीज है उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पे दूसरी ओर जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम रहा है और इसी के चलते उनके बीच में रिच का रिचर होने का और पुअर का पुअरर होने का गैप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वही चीज़ हम नदर्न और सदर्न कंट्रीज में देख सकते हैं, जहाँ पर एक और नदर्न कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा रिचर बनते जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी ओर जो सदर्न कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे और ज़्यादा पुअर से पुअरर होते जा रहे हैं। चौथा है माइग्रेशन। माइग्रेशन के बहुत से रीजन होते हैं, उनमें से अगर मेजर रीजंस की बात करें जो हम सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि एक इंसान जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर उसको अगर काम ना मिले या फिर वो जो काम कर रहा है उसके चलते मनचाहा सैलरी ना मिले तो वो कोशिश करता है वो कहीं ऐसी जगह में जाए जहाँ पर उसको अच्छा काम मिले या फिर उसके काम को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए और वो माइग्रेट करता है। अब वो जहाँ पे माइग्रेट करता है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी के चलते उस जगह के रिसोर्सेज में शॉर्टेज आ जाता है और वो जगह बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है। अब माइग्रेशन एक तरफ है, दूसरी तरफ है रिफ्यूजीज। अब रिफ्यूजीज वो लोग हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग कर आते हैं ताकि वो वहाँ पर होने वाले वॉर या फिर कोई क्लाइमेटिक डिजास्टर से बच सके। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। वहीं पे दूसरी ओर जो रिफ्यूजीज कंट्री में आते हैं वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अगर यही डिस्प्लेसमेंट जो कि वॉर या फिर नेचुरल कैलेमिटीज के चलते एक कंट्री के अंदर हुआ तो उसको इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कहा जाता है, जैसा कि हम इंडिया में कश्मीरी पंडित्स के केसेस में देख सकते हैं। पांचवा है हेल्थ एपिडेमिक्स, जैसे कि HIV एड्स या फिर बर्ड फ्लू या फिर हाल फिलहाल में जो कोविड के केसेस हैं, ये एक बहुत बड़े थ्रेट के रूप में सामने आए। ये अगर ठीक तरीके से डील ना किए गए या फिर इनके लिए अगर वैक्सीन टाइमली नहीं बनाए गए तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। और इन हेल्थ एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कंट्री चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो अपने बॉर्डर्स को तो बचा लेगी, लेकिन इन हेल्थ पेंडेमिक से बचने के लिए उसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? मिलिट्री फोर्स से हम टेररिज्म को तो टैकल कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है उसको टैकल करने के लिए कोऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कोऑपरेशन बहुत से तरीके के हो सकते हैं, बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकते हैं, या फिर ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि हम यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में जो फोर्स का इस्तेमाल है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। मतलब कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ये कोशिश किया जाएगा कि बिना वॉर के चीजों को कैसे टैकल किया जा सके, लेकिन अगर लास्ट में ये देखा गया कि बहुत बातचीत के बाद भी उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया जा रहा तो फिर मजबूर होकर वो मिलिट्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और उसकी कंपोनेंट्स क्या है? अब इंडिया को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, तो इसी के चलते उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है अपने मिलिट्री को मजबूत करना, क्योंकि इंडिया पास्ट में ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान से वॉर कर चुकी है। दूसरा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना और उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना। मतलब कि इंटरनेशनली इंडिया जितना ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेगी तो उसको पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा देश माना जाएगा। और अच्छा देश मानने के कारण इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर इशू है, वहां पर इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंडिया को सपोर्ट करेगी। तीसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। इंडिया अपने बाहरी थ्रेट से तो लड़ लेती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी नहीं चाहती कि इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक रूल अच्छे से चल सके। जैसे कि हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट रीजन में नक्सल मूवमेंट्स देख सकते हैं, जो कि उस रीजन में रहने वाले लोगों के गरीबी या फिर उनके प्रॉब्लम्स को हथियार बनाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें लड़ाती है। चौथा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इंडिया ये कोशिश करती है कि वो कैसे बाहर से कंपनीज को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना सके, क्योंकि इंडिया के अंदर जब वो कंपनीज आएंगे तो उसके साथ साथ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे, जिससे कि इंडिया के जो मॉडर्न जनरेशन का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो स्क्रीन पे दिए गए सवालों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपसे वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को ही यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन को पूरा एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे तो फिर आपके आंसर में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी आ जाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आंसर चेकिंग और इवैल्यूएशन के लिए अपने कॉपीज को सेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें।